नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भारत के लोक नृत्यों की एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं जहां हर एक थिरकन, हर एक ताल एक पूरी कहानी सुनाती है। और ये कहानी है सदियों पुरानी परंपराओं की। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, कोई समुदाय अपनी कहानी बिना शब्दों के कैसे बता सकता है? मतलब जब इतिहास किताबों में नहीं बल्कि झूमते हुए, नाचते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, तो वो दिखता कैसा होगा? इसका जवाब है लोक नृत्य। ये किसी समुदाय की विरासत, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता आईना है। और सबसे खास बात, इन्हें पेशेवर कलाकार नहीं बल्कि आम लोग अपनी खुशी के लिए त्योहारों में मिलजुल कर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे पहाड़ों की ऊंचाइयों से, फिर मैदानों से होते हुए रेगिस्तान की रंगों तक पूरे भारत की सैर करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं आसमान को छूते राजसी हिमालय में। हमारा पहला पड़ाव जम्मू और कश्मीर। देखते हैं दुनिया की इस छत पर कौन सी कहानियां नाच रही हैं। यहाँ जम्मू और कश्मीर में राउफ नृत्य, इसका नाम तो बहुत मशहूर है। ये नृत्य वसंत के आने और ईद जैसे त्योहारों का जश्न है, जिसमें महिलाएं आमने सामने पंक्तियों में खड़े होकर नाचती हैं। और फिर है दुम्हल। ये बिल्कुल अलग है, एक आध्यात्मिक नृत्य जिसे सिर्फ वट्टल जनजाति के पुरुष एक खास पोशाक और टोपी पहनकर करते हैं। देखिए, यही तो खूबसूरती है, एक ही जगह पर कितनी विविधता। अब थोड़ा और ऊंचा चलते हैं, लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड रेगिस्तान में। यहाँ का शोंडोल नृत्य, सोचिए, कभी लद्दाख के राजाओं के लिए किया जाता था, इसके नाम में ही शान है। और दूसरी तरफ बौद्ध मठों के अंदर होने वाला छम नृत्य है। ये एक ध्यानपूर्ण मुखौटा नृत्य है जो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी बताता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में। यहाँ थोड़ा नृत्य में कला और युद्ध का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, तीरंदाजी के साथ। और इसकी प्रेरणा महाभारत की योद्धाओं से आती है। देखा कैसे ये लोक कलाएं अपने अंदर इतिहास को भी जिंदा रखती हैं। तो पहाड़ों से उतरकर अब हम आ गए हैं उत्तरी मैदानों की हरी भरी जमीन पर। एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी की समृद्धि यहाँ के नृत्यों की ऊर्जा में साफ झलकती है। पंजाब नाम आते ही ढोल की थाप और भांगड़ा की ऊर्जा महसूस होने लगती है ना? ये नृत्य है बैसाखी पर फसल कटने की खुशी का जश्न। और गिद्दा जो महिलाएं करती हैं, वो सिर्फ नृत्य नहीं, वो लोक गीतों के जरिए अपनी रोज की जिंदगी की कहानियां, अपनी बातें साझा करती हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज है, झूमर नृत्य। इसका नाम झूमने से आया है, धीरे धीरे लय में। लेकिन ये नृत्य सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पंजाब में भी है और हरियाणा में भी, दोनों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा। इससे पता चलता है कि कला कोई सीमा नहीं मानती। अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ के लोक नृत्य वहाँ के सामाजिक ताने बाने का एक अहम हिस्सा हैं। जैसे लूर नृत्य, इसका मतलब ही लड़की होता है। इसे होली के समय किया जाता है और इसमें सवाल जवाब के जरिए खूब हंसी मजाक चलता है। और फाग नृत्य, वो तो जैसे फाल्गुन के महीने का स्वागत करने का एक उत्सव है। उत्तर प्रदेश में कहानी सुनाने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। यहाँ नृत्य कहानियां सुनाते हैं। रासलीला, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं नृत्य के माध्यम से दिखाई जाती हैं, एकदम दिव्य। और फिर है नौटंकी। ये तो एक पूरा लोक थिएटर है, संगीत, नृत्य, संवाद, सब कुछ। और इसके जरिए सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी भी की जाती है, वो भी हल्के फुल्के अंदाज में। तो अब हमारा सफर पश्चिम भारत की तरफ मुड़ता है। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ रेगिस्तान के सुनहरे रंग हैं तो दूसरी तरफ समंदर की लहरें। और ये दोनों ही चीजें वहां की संस्कृति में बसी हुई हैं। राजस्थान और घूमर, इसके घाघरे का घिराव और वो खूबसूरत घुमाव पूरा रेगिस्तान जैसे जिंदा हो उठता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा के लिए की थी। और हाँ, कठपुतली का जादू कैसे भूल सकते हैं? धागों से बंधी ये गुड़िया बड़े बड़े ऐतिहासिक किस्से सुना जाती हैं। गुजरात में नवरात्रि का मतलब ही है गरबा और डांडिया रास की धूम। गरबा, जिसमें सब एक घेरे में नाचते हैं, वो जीवन के चक्र को दर्शाता है। और डांडिया रास, जिसमें डंडियों की टक्कर होती है, वो असल में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुई लड़ाई का प्रतीक है। भक्ति और उल्लास का क्या कमाल का मिश्रण है ना? अब चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ लावणी की शक्तिशाली ऊर्जा देखिए। ढोलक की तेज थाप पर ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं करता,
बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखता है। और कोली नृत्य, ये मछुआरा समुदाय की जिंदगी का आईना है। कैसे वो नाव चलाते हैं, जाल फेंकते हैं, उनकी हर हरकत में एक लय है। तो अब तक हमने देखा कि ये सारे नृत्य अपने अपने इलाकों में कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एक स्थानीय लोक कला वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है? इसका सबसे जोरदार जवाब है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। ये सपेरा समुदाय यानी सपेरों की कला है और इसकी चालें बिल्कुल सांपों की तरह लचीली और मनमोहक होती हैं। और फिर आया साल 2010। इस साल में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रेगिस्तानी नृत्य को हमेशा के लिए वैश्विक नक्शे पर ला दिया। इसी साल यूनेस्को ने कालबेलिया को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। सोचकर देखिए, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटे से समुदाय की अनूठी कला पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक अनमोल खजाना बन सकती है। तो ये सब हमें हमारी यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर ले आता है कि आखिर इन सब नृत्यों का असली मतलब क्या है, ये इतने जरूरी क्यों हैं? तो आखिर में ये लोक नृत्य हैं क्या? ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के दिल की धड़कन है। ये चलती फिरती, सांस लेती हुई कहानियां हैं जो लोगों को उनकी जमीन से, उनके इतिहास से, उनकी पहचान से जोड़ती हैं। सच कहें तो ये जीवन का उत्सव है। तो अगली बार जब भी कहीं कोई लोक नृत्य देखे ना, तो सिर्फ कदमों और संगीत पर ध्यान मत दीजिएगा। उस कहानी को सुनने की कोशिश कीजिएगा जो वो नृत्य सुना रहा है। क्योंकि हर समुदाय की अपनी एक लय होती है और हर लय के पीछे एक कहानी छिपी होती है जो बस सुनाए जाने का इंतजार कर रही है।